हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2007 के एग्जाम में से है 2 मार्क्स के लिए, और 2 मार्क्स के लिए पूछा गया। ये बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आपने इस प्रोग्राम की आउटपुट बतानी है 2 केसेस में। केस 1 इज अगर स्टैटिक स्कोपिंग यूज हो रही है, केस 2 इज अगर डायनामिक स्कोपिंग यूज हो रही है। ओके, अब क्वेश्चन में आपको ये भी गिवन है कि ये जो कोड लिखा हुआ है ये किसी हाइपोथेटिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा है। ओके, और वैसे भी सी लैंग्वेज तो हो नहीं सकती, क्योंकि सी लैंग्वेज में प्रोसीजर, प्रोग्राम ऐसे कीवर्ड्स नहीं है। ओके, तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं स्टैटिक स्कोपिंग से। अब देखो, सी लैंग्वेज में भी स्टैटिक स्कोपिंग ही यूज होती है, यानी कि अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हो स्टैटिक स्कोपिंग के हिसाब से, तो आप सिंपली ऐसा मान लो कि ये कोड सी लैंग्वेज में लिखा है और इसे सॉल्व कर दो। एनीवेज, इसे सॉल्व करने से पहले मैं स्टैटिक स्कोपिंग के बारे में बेसिक्स डिस्कस करना चाहता हूं। अब देखो, स्टैटिक स्कोपिंग में मान लो ये कोई फंक्शन है। सपोज ये कोई फंक्शन है और इसमें काफी सारी लाइंस ऑफ कोड हैं। ये स्पेसिफिकली क्या इंप्लीमेंट कर रहा है और ये लाइंस ऑफ कोड क्या है, उसकी चिंता मत करो। जिस बात पे आपको ध्यान देना है वो है ये ब्रैकेट्स, यानी कि ये जो फंक्शन है ये यहां से शुरू हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है। इस ब्लॉक के अंदर एक और ब्लॉक है जो यहां से शुरू हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है। इस ब्लॉक के अंदर 2 और ब्लॉक्स हैं, एक ये और एक ये। ओके, अब देखो, मान लो इस ब्लॉक में कहीं पे आपने लिखा x इज इक्वल टू 10, बट इन ब्रैकेट्स के अंदर x कहीं पे डिक्लेयर नहीं हुआ, तो हम कौन से x को 10 असाइन करना चाहते हैं। सपोज यहां पे अगर आपको x की डेक्लेरेशन नहीं मिली, तो स्टैटिक स्कोपिंग के हिसाब से आप आउटर लेवल ऑफ ब्रैकेट्स में आ जाओगे, यानी कि अगर यहां पे x नहीं मिला तो आउटर लेवल पे आ जाओ, यानी कि इन ब्रैकेट्स में ढूंढो। अगर यहां पे भी x ना मिले तो एक और आउटर लेवल पे आ जाओ, यानी कि इन ब्रैकेट्स में ढूंढो। अगर इन ब्रैकेट्स में यानी कि पूरे फंक्शन में कहीं x ना मिले तो इस फंक्शन के बाहर आ जाओ, यानी कि ग्लोबल स्कोप में ढूंढो। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन विद स्टैटिक स्कोपिंग। यहां पे सबसे पहले हमने एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है i। तो आपको पता है ग्लोबल वेरिएबल स्टैक में नहीं डिक्लेयर होते, रादर इन्हें डाटा सेक्शन में डिक्लेयर किया जाता है। सपोज दिस इज द डाटा सेक्शन। उसके बाद मेन फंक्शन पे आ जाओ। मेन फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा, यानी कि इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक पर पुश हो जाएगा। ओके, अब इस फंक्शन में पहली लाइन है i इज इक्वल टू 10। देखो, मेन फंक्शन में i को वैल्यू असाइन की गई है, बट i यहां पे डिक्लेयर नहीं हुआ, तो क्या किया जाएगा, इन ब्रैकेट से बाहर आ जाओ। यानी कि फंक्शन से बाहर आना मींस ग्लोबल वेरिएबल i की बात हो रही है, यानी कि यहां पे हम इस i को वैल्यू 10 असाइन करना चाहते हैं। ओके, और वैसे भी क्लियरली दिख रहा है कि इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में तो कोई आई है नहीं, तो मेन फंक्शन में अगर हमने आई लिखा है तो ऑब्वियसली वो ग्लोबल आई की बात हो रही है। नेक्स्ट लाइन है कॉल एफ, यानी कि एक फंक्शन कॉल हो रहा है जिसका नाम एफ है। तो एफ का एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक पर पुश करो और एफ की पहली लाइन एग्जीक्यूट करो। एफ बिगिंस फ्रॉम हियर। यहां पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर होता है फंक्शन के अंदर, उसे हम कहते हैं लोकल वेरिएबल, और वो उस फंक्शन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में डिक्लेयर होगा। तो यहां पे आई डिक्लेयर हुआ और यहीं पे हमने इसे वैल्यू 20 असाइन भी कर दी। ओके, नेक्स्ट लाइन देखो, कॉल जी, यानी कि फिर से एक नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश करो फंक्शन जी के लिए। ओके, जी में हमने लिखा प्रिंट आई। अब देखो, यहां पे हमने डायरेक्टली आई को यूज किया, कहीं पर भी हमने आई को डिक्लेयर नहीं किया इस फंक्शन के अंदर, और क्लियरली यहां पे भी दिख रहा है हम आई प्रिंट करना चाहते हैं, बट इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में आई नहीं है। तो क्या किया जाएगा, इन ब्रैकेट्स के बाहर देखो, यानी कि फंक्शन के बाहर, दैट मींस ग्लोबल वेरिएबल्स में ढूंढो। तो यहां पे ग्लोबल सेक्शन में या डाटा सेक्शन में आपको एक वेरिएबल आई मिल रहा है जिसकी वैल्यू है 10। मींस ये प्रिंट आई रिजॉल्व होगा इस वेरिएबल के लिए। तो क्या प्रिंट होगा, 10, यानी कि स्टैटिक स्कोपिंग में आंसर आया 10। अब डायनामिक स्कोपिंग की बात करते हैं। डायनामिक स्कोपिंग में मान लो आप किसी एक्टिवेशन रिकॉर्ड में हो और वहां पे अगर कोई वेरिएबल ना मिले तो आप उससे लोअर एक्टिवेशन रिकॉर्ड में देखो, अगर वहां पे भी ना मिले तो उससे लोअर एक्टिवेशन रिकॉर्ड में देखो, एंड सो ऑन। अगर आप सबसे पहले एक्टिवेशन रिकॉर्ड तक पहुंच जाओ फिर ग्लोबल वेरिएबल्स में देखोगे। ओके, देखो इसी एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो यहां पे सबसे पहले एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करो जो कि है इंट आई। ओके, ये डाटा सेक्शन में डिक्लेयर हो गया।
अब मेन फंक्शन कॉल होगा, यानी कि मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होगा। मेन में पहली लाइन है i इज इक्वल टू 10। क्या आपको यहां पे कोई i मिल रहा है? नो। यानी कि इससे नीचे देखो, अब यहां पे स्टैक ही खत्म हो गया, मींस ग्लोबल वेरिएबल्स में चले जाओ। तो यहां पे आपको एक i मिला ग्लोबल स्पेस में, तो उसे 10 असाइन कर दो। ओके, नेक्स्ट लाइन है कॉल f। तो आपने एक फंक्शन कॉल किया जिसका नाम है f, यानी कि ये फंक्शन। तो f के लिए एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होगा और f की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी फर्स्ट लाइन से, यानी कि यहां से। यहां पे आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो, तो f की एक्टिवेशन रिकॉर्ड में i डिक्लेयर हो जाएगा, उसे वैल्यू असाइन कर दी जाएगी 20। ओके, नेक्स्ट लाइन है कॉल g, यानी कि एक और एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश करो g फंक्शन के लिए और g की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो लाइन नंबर 1 से, यानी कि यहां से। तो यहां पे आपने लिखा प्रिंट i, क्या यहां पे कोई आई है? नहीं। तो क्या होगा, इससे लोअर एक्टिवेशन रिकॉर्ड में देखो, यानी कि यहां पे देखो, तो यहां पे आपको आई मिल रहा है, यानी कि ये वेरिएबल नेम रिजॉल्व होगा इस मेमोरी लोकेशन के लिए। तो प्रिंट आई मींस 20 प्रिंट हो जाएगा। मान लो आपको यहां पे भी आई ना मिलता, तो आप मेन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में देखते। अगर यहां पे भी आई ना मिलता तो आप ग्लोबल स्पेस में देखते। अगर यहां पे भी आई ना मिलता तो आप एरर दे देते